Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. आज हम फोर्थ वीडियो लेक्चर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म कर दिया था एंड देन वी हैड टॉक्ड अबाउट हीट कैपेसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन CP/CV एंड देन वी वेंट ऑन टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग हेस लॉ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एनर्जीज. ठीक है, आज के वीडियो में हम बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है पढ़ेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम शुरू करते हैं. अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, व्हाई वाज इट इनकम्प्लीट, वो सफिशिएंट क्यों नहीं था. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, इट सेज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे. ठीक है, वेल एंड गुड, फेयर. लेकिन ये जो लॉ है ये सब कुछ नहीं समझाता. ठीक है, जो आपके स्टीवन हॉकिंस थे उन्होंने भी कहा था जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में सेकेंड लॉ के बारे में ये लिखा था. ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझाता है. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, राइट. बट आपको पता है कि इसका रिवर्स इज़ नॉट ट्रू. जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं मूव कर सकती है ना. तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बताता कि अगर हीट हॉट से कोल्ड में मूव कर सकती है तो कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं मूव कर सकती. नंबर 2, आपने देखा है पानी को जब फॉल करता है तो इट ऑलवेज फॉल्स डाउनवर्ड्स. वाटर फॉल्स फ्रॉम हाई लेवल टू अ लो लेवल, या गैस फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इसका रिवर्स क्यों नहीं ट्रू है, ये नहीं समझा पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि मैं एक 100% एफिशिएंट इंजन क्यों नहीं बना सकती. ठीक है, राइट. एंड देन उसके बाद इट वॉज विच मीन्स इट वॉज कम्प्लीटली साइलेंट अबाउट द फैक्ट कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है. ऑल प्रोसेसेस आर नॉट पॉसिबल. देर आर सर्टन प्रोसेसेस विच आर पॉसिबल एंड सर्टन विच आर नॉट पॉसिबल. तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो पॉसिबल नहीं है वो क्यों नहीं पॉसिबल, और जो पॉसिबल हैं उनके क्या क्राइटेरियाज हैं विच मेक देम फीजिबल, जो बहुत डिटेल में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने समझाया. और फिर गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट ने उसको प्रॉपर सील कर दिया. इट गेव यू विद श्योरिटी 100% एक्सप्लेनेशन व्हाई अ प्रोसेस इज हैपनिंग और व्हाई अ प्रोसेस इज नॉट हैपनिंग. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. सो फर्स्ट लेट्स कम टू स्पॉन्टेनियस. नाउ व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं which are feasible, that can take place. ठीक है, so processes that can take place or which are feasible, if I write in a simple language, जो हो सकते हैं. ठीक है, so either on their own, that is without any interference from our side. ठीक है, so either on their own, ठीक है, और विद इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब कि हम उसमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगाएं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट. ठीक है, राइट, और मे बी इलेक्ट्रिक स्पार्क. ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. सो आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या हैं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस विच हैपन ऑन देयर ओन और विद लिटिल इनिशिएशन. ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे विच हैपन ऑन देयर ओन के देख सकते हैं. नेचर में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जैसे आप देखो मेल्टिंग ऑफ आइस,
सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पहाड़ हैं, जब गर्मी होती है अपने आप उसमें बर्फ़ पिघलती है ना, एंड आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप बर्फ़ पिघलती है, उसकी रिवर्स बनती हैं, या आप टेबल पे आइस क्यूब रख दो तो वो अपने आप मेल्ट हो जाती है। उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, इवन अगर आपने अपनी बाल्टी में पानी रखा हुआ है उससे भी हर जगह जहाँ पानी है उससे इवेपोरेशन होती है, आपके कपड़े सूखते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर ए है और यहाँ पे एक सिलेंडर बी है, इसके बीच में लेट्स से देयर इज़ अ वॉल्व और कॉर्क हेयर। यहाँ पे मैंने एक ए गैस भरी और यहाँ पे बी गैस भरी, है ना। जैसे ही मैं ये कॉर्क खोलूँगी, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इफ़ आई लिफ्ट दिस कॉर्क, या जो बीच में ये जो बैरियर है इसको हटा दूँ तो अपने आप क्या होएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल अकर, दे विल मिक्स अप, ठीक है, तो दे विल रैंडमली मिक्सअप, अपने आप ए और बी मिक्स हो जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह कुछ केमिस्ट्री के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डाल देती हूँ तो अपने आप मेरे को कॉपर के डिपॉजिट्स बन जाते हैं, मुझे कोई हीट नहीं करना, कोई उस पर प्रेशर नहीं चेंज करना, ठीक है, राइट। सो दिस हैपन्स ऑन इट्स ओन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के जो अपने आप होते हैं। अदरवाइज और भी हैं, दैट इज़ हीट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और यू कैन से कि अगर मैंने एक हॉट वाटर रख दिया टेबल पे, है ना, अपने आप वो कूल डाउन हो जाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, दैट हीट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि जितना सिस्टम ने हीट दी उतनी सराउंडिंग ने हीट ले ली, तो चेंज इन एनर्जी तो इसका ज़ीरो है, दैट इज़ व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ इज सेइंग। बट व्हाट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग इज़ कि व्हाई इज़ इट द रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल, कि हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में क्यों नहीं फ्लो करती, ठीक है। सो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विच कैन हैपन ऑन देयर ओन। देन यू कैन राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ, लेट्स लुक एट सम प्रोसेसेस विच हैपन विद लिटिल इनिशिएशन, ठीक है। जैसे अगर मैं पानी है उसमें थोड़ा सा जब मैं डाइल्यूट H2SO4 डालती हूँ तो जब तक मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करूँगी, उसमें करंट नहीं दूँगी, स्पार्क नहीं दूँगी, वो H2 और O2 में नहीं बदलेगा। सो इनिशिएशन इज़ रिक्वायर्ड, है ना। उसी तरह अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट है, जब तक मैं उसको हीट नहीं करूँगी मेरे को उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड और CaO और CO2 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो you have processes which happen on their own and then you have processes which happen with little initiation, but in any case वो हो रहे हैं। so all those processes which are taking place are spontaneous, ठीक है। अब मैं यहाँ एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। अब जैसे मैं कह रही हूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर मैं यही बर्फ़ को -5 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सब ज़ीरो टेम्परेचर में रख दूँ तो क्या मेल्टिंग ऑफ आइस होएगी? नहीं होएगी ना। तो आप तो अभी कह रहे थे ना मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो आपको क्या कंडीशन चाहिए होगा, दैट टेम्परेचर हैज़ टू बी ज़ीरो से ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आपका टेम्परेचर जो है वो प्लस में होना चाहिए। अगर माइनस में होएगा तो क्या होएगा, वो नहीं पिघलेगा। तो अंडर स्पेसिफिक conditions is very important. So these are some of the examples of spontaneous processes. उसके बाद आते हैं non spontaneous processes. अब non spontaneous processes क्या होते हैं? non spontaneous processes are those which do not happen, जो नहीं हो सकते under any condition, वो कभी भी नहीं हो सकते। जैसे मैं प्योर गोल्ड को पानी में डाल के रख दूँ,
इफ़ आई पुट प्योर गोल्ड इन वाटर नथिंग इज गोइंग टू हैपन. अगर मैं कॉपर की रॉड को डाल दूं जिंक सल्फेट में तो कुछ भी नहीं होगा. सो देर आर प्रोसेसेस विच आर नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल्सो, जो कभी भी नहीं होंगे. हीट इज नेवर गोइंग टू फ्लो फ्रॉम cold body to hot body. ठीक है. गैस विल नेवर मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये कभी नहीं हो सकता. ठीक है. तो दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ठीक है. अब इसको सेकेंड लॉ ने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझाया. किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है. इट नीड्स टू हैव अ रीज़न फॉर द प्रोसेस टू हैपन. ठीक है. अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हम अभी देखेंगे. एंड देन वी विल गो ऑन टू प्रूव कि ये दोनों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर ऐसा नहीं है जो 100% इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके. ठीक है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन और इंटरेक्शन ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, और उससे आ जाएगा हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट. मीनवाइल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले. ओके. सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हैं उसके पीछे 2 ड्राइविंग फोर्सेस हैं. ठीक है. सो नाउ व्हाट आर द 2 ड्राइविंग फोर्सेस? What are driving forces? These are the reasons which make the process feasible. ठीक है. Right? or which make the process spontaneous. ठीक है. तो पहली ड्राइविंग फोर्स हो जाती है लो एनर्जी लेवल, द टेंडेंसी टू गेन टू हैव लो एनर्जी लेवल. जब कोई चीज़ एनर्जी लूज करती है तो वो क्या होती है, वो स्टेबल हो जाती है. ठीक है. अभी तक हम केमिस्ट्री में यही पढ़ते आए हैं कि बॉन्डिंग क्यों होती है, कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं. बिकॉज वो क्या करते हैं, जब वो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज़ गिवन आउट, और जब चीज़ लोअर एनर्जी लेवल पे आती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है. ठीक है. सो that is one, that is tendency to acquire a low energy level, which means कि जिस भी रिएक्शन में, जैसे A प्लस बी आपको C दे रहा है और हीट रिलीज़ हो रही है, तो इसके हिसाब से लेट्स से A प्लस बी हैड 12 जूल्स ऑफ एनर्जी और 4 जूल्स हीट रिलीज़ हो गई. ठीक है. तो C की एनर्जी कितनी रह गई, 8 जूल्स. तो एज पर दिस ड्राइविंग फोर्स ये रिएक्शन क्यों फीजिबल हुआ, क्योंकि जब A प्लस बी ने C बनाया तो क्या हो रहा है कि 12 जूल से एनर्जी कितनी रहेगी, 8 जूल्स. 4 जूल्स एनर्जी थी वो सप्लाई होगी आपके सराउंडिंग को. तो एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है ना. दैट मीन्स जितने भी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे विल बी फीजिबल. ठीक है. सो फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, जो आपकी एंथैल्पी है, हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हीट कंटेंट है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है. दैट मीन्स एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है. सो विच मीन्स एज पर द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स क्या है, दैट इज एनर्जी. ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और फीजिबल क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं. ठीक है. राइट. जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जब आपका लिक्विड है, ठीक है, वो मेल्ट, जब लिक्विड है, जब आप उसको सॉलिडिफाई करते हो, जब आपका वाटर है, सॉरी, व्हेन यू सॉलिडिफाई इट, ठीक है, H2O लिक्विड से आप H2O सॉलिड बना रहे हो, तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि लिक्विड इज़ गिविंग आउट एनर्जी. ठीक है. और तभी उसके जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज़ कर रहे हैं वो पास आ रहे हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट इज़ डेल्टा H इज़ नेगेटिव. बट ऐसा भी तो होता है कि बर्फ़ पिघल के पानी बन जाती है. राइट. दैट इज़ H2O सॉलिड, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग and converts to liquid, है ना.
तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस केस में तो क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और वो हीट यूज़ हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। सो जो ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है लो एनर्जी लेवल, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि लेट्स से अगर इसकी 12 जूल्स एनर्जी थी और उसने कुछ 4 जूल्स एब्जॉर्ब की, तो अब पानी की एनर्जी कितनी है, 16 जूल्स। सो पानी की एनर्जी जो थी इन सॉलिड स्टेट 12 जूल्स थी और लिक्विड स्टेट में 16 जूल्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यहाँ पे लग गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे दैट मीन्स ये जो ड्राइविंग फोर्स है डेल्टा एच इज़ नेगेटिव इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और डेल्टा एच जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये रिएक्शन तो हो रहा है। सो विच मेड द साइंटिस्ट थिंक दैट प्रॉबेबली जो ये एक अकेली ड्राइविंग फोर्स जो है ये काफ़ी नहीं है आपको काफ़ी सारे प्रोसेसेस समझाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और ड्राइविंग फोर्स आई जिसको हम क्या कहते हैं, रैंडमनेस, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है, राइट। तो what is randomness and disorder? It is that कि there is always an ability to move towards, ability of reactions to move towards more disorder or randomness, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये आपका रूम है और आपने कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना उसको ऑर्गेनाइज रखने का, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ गोइंग टू बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मेसी ज़्यादा होएगा रादर दैन प्रोबेबिलिटी दैट कि वो बिल्कुल संभला रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। सो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी टूवर्ड्स डिसऑर्डर, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल पहुंचते हो, लेट्स से द स्कूल टाइमिंग्स आर 8 AM, सो देर आर मोर चांसेस कि आप 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ऐसे पहुंचोगे। देर आर लेस चांसेस कि आप एग्जैक्टली 8 AM पे पहुंचोगे। और यू कैन से कि अगर मेरे पास लेट्स से 10 कॉइन्स हैं एंड इफ़ आई फ्लिप देम, द प्रोबेबिलिटी कि हर बारी सब पे हेड्स आएंगे वो कम होएगी, प्रोबेबिलिटी कि वो अलग अलग तरह किसी पे हेड आएगा किसी पे टेल आएगा, ठीक है, वो ज़्यादा होएगी। सो हर एक चीज़ जो यूनिवर्स में वो डिसऑर्डर की तरफ या रैंडमनेस की तरफ मूव करती है, क्योंकि रैंडमनेस या डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू ऑर्डर और डिसिप्लिन, ठीक है, राइट। सो द सेकेंड ड्राइविंग फोर्स थी द ability or the capacity of the processes to move towards randomness। इसी ने आपका ये एग्जाम्पल समझाया जो मैं आपको यहाँ बता रही थी, जिसने पहली ड्राइविंग फोर्स फेल कर दी, ठीक है, राइट। ये वाला जो एग्जाम्पल था, जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है। सो इन दिस केस डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, द substances are moving or the system is moving towards a high energy level, so how is it that it is happening? तो उसको इसने एंट्रोपी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। इट सेड जैसे ये मेरा एक ब्लॉक ऑफ आइस है, ठीक है, और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, तो इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है मूव करने का। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर आर इंक्रीजिंग। यहाँ तो मूव ही नहीं कर पा रहे थे तो बेचारे क्या रैंडम और क्या डिसऑर्डरली होते, मोशन सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन था विच वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे दे कैन स्टिल मूव अबाउट एज कम्पेयर टू दिस। फर्दर इवेपोरेशन ऑफ वाटर का भी ये रीज़न है। अब जो वाटर है अगेन इट एब्जॉर्ब्स हीट एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स नहीं समझा पा रही थी। तो इसमें भी वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकैप व्हाट वी डिड। जो पहला ड्राइविंग फोर्स था उसके हिसाब से आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वर फेवरेबल, ठीक है। सो व्हाट वाज फेवरेबल वाज डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव
was the favorable condition for a reaction to happen, and it could not explain कि endothermic reactions जो होते हैं जिनमें डेल्टा H पॉजिटिव है वो क्यों होते हैं, जबकि कितने सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेकेंड ड्राइविंग फोर्स आई, दैट इज रैंडमनेस। इट सेड कि ऑल्दो इट इज एंडोथर्मिक बट द डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड सिंस द रैंडमनेस और डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, राइट। तो अब हम वापस आते हैं कि क्या ये सेकंड ड्राइविंग फोर्स इज इट सफिशिएंट इन इटसेल्फ, क्या हम इसको इन आइसोलेशन कह सकते हैं दैट दिस इज द ड्राइविंग फोर्स? नो, वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अब वापस आ जाते हैं हम अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल पे जिसमें वाटर वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मैं यहाँ डायग्राम बनाती हूँ इसको समझने के लिए। ये मेरे पास वाटर का सैंपल है, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, सो वेन एवर अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज लूजिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये हीट रिलीज कर रहा है, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव हेयर, बट व्हाट इज हैपनिंग, ये रिएक्शन हो रहा है। आपको पता है कि जो पानी है जब वो जमता है तो वो बर्फ़ बन जाती है एंड हीट इज़ गिवन आउट, बट यहाँ आप रैंडमनेस देखिए, रैंडमनेस तो इसकी कम हो रही है, डिसऑर्डर कम हो रहा है ना। दैट मीन्स इसका रीज़न जो है वो रैंडमनेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रैंडमनेस कम हो रही है ना। सो दैट मीन्स कि जो ये सेकंड पॉइंट है आपका रैंडमनेस का, वो इन आइसोलेशन जो है वो ये नहीं समझा पाता। तो कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स एंड विच सम आर स्पॉन्टेनियस बिकॉज ऑफ द सेकेंड ड्राइविंग फोर्स, एंड ऐसे भी प्रोसेसेस हैं जिसमें एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, ठीक है, या दोनों फेवरेबल हैं। तो कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस में वो हो रहे हैं वो सारा हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब जैसे जो आपका हीट कंटेंट है सिस्टम का, ठीक है, या जो एनर्जी लेवल है उसको हमने मेजर करने के लिए यूज़ किए थे कॉन्सेप्ट्स, एंथैल्पी का किया था, देन वी यूज्ड इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, है ना। उसी तरह जब हमने रैंडमनेस मेजर करनी है तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंट्रोपी का, ठीक है। सो व्हाट इज़ एंट्रोपी? एंट्रोपी इज़ द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं एंट्रोपी क्या चीज़ है। सो वी स्टडीड द टू ड्राइविंग फोर्सेस। पहला क्या था? the tendency to acquire a low energy level, and second was the tendency to acquire randomness or disorder, ठीक है। ये दो ड्राइविंग फोर्सेस पढ़ी, एंड देन वी सेड जो रैंडमनेस है उसको हम एक टर्म है एंट्रोपी, इससे मेजर करते हैं। सो व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज द मेजर ऑफ randomness of a system, ठीक है। ओके, नाउ इसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। एस का कोई अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है वो हम 100% जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये स्टूडेंट शी इज़ इंटेलिजेंट, है ना, अब वो एग्जैक्टली कितनी इंटेलिजेंट है मैं वो नहीं मेजर कर सकती, बट मैं हाँ ये मेजर कर सकती हूँ कि अब वो और कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, ठीक है। सो आई कैन हैव सम काइंड ऑफ गेजिंग कि अभी के मार्क्स कितने हैं और पहले के कितने थे, तो मैं उसका चेंज जो है इंटेलिजेंस का वो लगा सकती हूँ। उसी तरह कि
जो एंट्रोपी है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती, बट व्हाट आई कैन मेजर इज द चेंज इन एंट्रोपी. अब व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज डेल्टा एस. जस्ट लाइक एच एंथैल्पी एंड यू इंटरनल एनर्जी, दे वर नॉट सिग्निफिकेंट, बट व्हाट वाज सिग्निफिकेंट वाज चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी. उसी तरह व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब मैथमेटिकली आप इसको कैसे डिफाइन करते हो? योर डेल्टा एस इज इक्वल टू द हीट चेंज, दैट इज हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर. अब ये जो Q है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्या है आपका? हीट, द चेंज इन हीट कंटेंट of the system. It can be heat absorbed or it can be heat evolved. ठीक है, दोनों हो सकती है. तो आपका एंट्रोपी क्या हो सकता है? It can be the heat content of the system upon temperature, where T is temperature, right, which is कांस्टेंट. ठीक है, इसका मतलब हमने क्या लिया? हमने एक आइसोथर्मल सिस्टम लिया, और एक आइसोथर्मल सिस्टम की एंट्रोपी आप कैसे मेजर कर सकते हो? इट इज़ द चेंज इन हीट कंटेंट अपॉन टेम्परेचर. हीट कंटेंट क्या होता है आपका? एंथैल्पी, दैट इज़ डेल्टा एच ओवर टी. ठीक है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया आपका. डेल्टा एस इज डेल्टा एच अपॉन टी. ठीक है, सो this is how you mathematically measure entropy of a system, right? अब many important points to remember here. हमने कहा कि हमारी second driving force क्या है? That the reactions happen because randomness is increasing, which means कि favorable condition for a reaction to be spontaneous in terms of entropy क्या हो गया? That your delta S should be पॉजिटिव. अब ये डेल्टा एस क्या है? इट इज़ द फाइनल एंट्रोपी माइनस द इनिशियल एंट्रोपी, या आप कह सकते हो एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, सो इट शुड इंक्रीज, मतलब प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होनी चाहिए. सो दिस इज़ द सेकेंड ड्राइविंग फोर्स. तो हमारे पास अब दो ड्राइविंग फोर्सेस क्या आ गई? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, फेवरेबल, एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव. बट वो रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है, और वो रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ डेल्टा एस नेगेटिव है. ठीक है, ओके, नाउ लीव इट हियर, कम बैक टू एंट्रोपी. तो आपके एंट्रोपी के एसआई यूनिट्स क्या हो गए? हीट कंटेंट या एंथैल्पी के क्या होते हैं? जूल्स. ठीक है, और टेम्परेचर के क्या होते हैं? केल्विन. सो इट विल बी जूल्स केल्विन इनवर्स. ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस टर्म डेल्टा एस. इसकी हम नेचर स्टडी करते हैं. यू शुड नो दैट डेल्टा एस इज़ अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, दैट इज इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन the path taken by the process to happen. It only depends upon the net change in the final and initial value. चाहे वो reaction A से B 1 step में हो रहा है, या A से B 3 स्टेप्स में हो रहा है कि पहले A से C बना, फिर C से D बना, फिर D से B बना. It irrespective of the number of steps or the path followed by the reaction, the value of delta S is only dependent upon the final and initial values. तो जिस तरह आपका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन था, उसी तरह डेल्टा एस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट डेल्टा एस इज an extensive property. It is an extensive property, that is it depends upon the mass or the number of moles or the size of the system. ठीक है, राइट. उसके बाद और चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द रैंडमनेस इंक्रीजेज. ठीक है, देन यू शुड रिमेंबर as the number of particles goes on increasing, your randomness increases. ठीक है, अगेन इसी से रिलेटेड ही आ गया बेसिकली, दैट इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एक ही पॉइंट हो गया. उसके बाद as the volume increases, your entropy increases. ठीक है, राइट.
सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर, राइट. सो टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, राइट. सो दीज आर सर्टन की पॉइंट्स. अब हम इसको स्टडी करते हैं एक आइसोथर्मल सिस्टम में और एक रिवर्सिबल सिस्टम में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होएगी. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Okay, so now let's see what is the value of delta S. Is it always greater than 0 for a system? ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं. लेट्स से दिस इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या हुआ कि इसकी इंसुलेटेड वॉल्स हैं और इसका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, बिकॉज द हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज और द एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स. ठीक है, तो इस केस में आपका डेल्टा एच या हीट कंटेंट जो है वो चेंज इन हीट कंटेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो डज दिस मीन कि जो आपकी एंट्रोपी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, दैट डेल्टा एस इज़ डेल्टा एच अपॉन टी. ठीक है जी, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. योर एंट्रोपी विल नॉट बी ज़ीरो. ठीक है, वो आप देख ही रहे हो, यहाँ पे हमने दो सिलेंडर्स लिए हैं. ठीक है, उनको आपस में जोड़ा हुआ है और यहाँ पे बीच में इनको हमने सेपरेट किया हुआ है. यहाँ पे गैस ए है और यहाँ पे गैस बी है. अब जैसे ही मैं यहाँ से ये पार्टीशन उठाती हूँ, व्हाट हैपन्स, ऑटोमेटिकली इसमें डिफ्यूजन हो जाती है. दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर एंड गेट मिक्सड अप. ठीक है, क्योंकि इसकी इंसुलेटेड वॉल्स हैं तो कोई भी एनर्जी ट्रैवल नहीं कर सकती. हीट एनर्जी कैन नाइदर बी गिवन आउट नॉर बी एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंथैल्पी का या हीट कंटेंट का इट हैज़ नो रोल टू प्ले. ठीक है, बट यू कैन सी हेयर कि दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट. सो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो बढ़ रही है. यू कैन सी हेयर द रैंडमनेस हैज़ इंक्रीज. तो आइसोलेटेड सिस्टम्स में जो आपका डेल्टा एस है सिस्टम का, दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो. ये मैं आपको क्यों करा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको एमसीक्यू आता है. इसको और डिटेल्स में इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में आएगी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जिसमें जो है हीट कैन बी एक्सचेंज. सो देर आर ओनली टू थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ हीट एक्सचेंज. आइदर द हीट इज गिवन आउट, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, और हीट इज टेकन आउट is absorbed, that is delta H is पॉजिटिव. ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपका एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, बट देन हाउ इज़ इट कि ऐसे कंडीशंस में आपका रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि जब आप एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हो तो आप सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इकट्ठे पढ़ते हो. ठीक है, सो फॉर अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट इज़ हैपनिंग इज यू आर स्टडिंग बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, है ना. तो इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, जो अगर आपका सिस्टम जो है उसकी एंट्रोपी कम होती है, आपके सराउंडिंग की एंट्रोपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो डेल्टा एस जो आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग है दैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो. ठीक है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगेन रिपीटिंग, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल है. लेट्स से इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो मैथमेटिकली आपका डेल्टा एस जो है दैट इज़ डेल्टा एच अपॉन टी. तो अगर ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आ गई तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ योर डेल्टा एस सिस्टम इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है, बट क्योंकि हम यहाँ पे सराउंडिंग पे भी असर हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ डेल्टा एस सराउंडिंग इज़ फार ग्रेटर दैन ज़ीरो इन दिस केस. तो जो नेट अफेक्ट होता है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है. ठीक है, नाउ अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो, ठीक है, जैसे H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड,
तो ये क्या है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन नेचर. सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि इस केस में क्या होता है कि अगर आप देखो फर्स्ट केस में लिक्विड से सॉलिड कैसे बना, इट गेव आउट हीट, है ना. तो सेम अमाउंट ऑफ हीट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब जब बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है. तो अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक था एंड एंट्रोपी नेगेटिव थी, ठीक है, सिस्टम की, तो बैकवर्ड जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बोथ वेज आर पॉसिबल. तो एंट्रोपी जितनी नेगेटिव थी पहले केस में फॉरवर्ड में, एग्जैक्टली उतनी पॉजिटिव हो गई बैकवर्ड में. तो इसमें नेट जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज़ 0. ठीक है, राइट. सो दीज आर सर्टन MCQs यू शुड रिमेंबर. इससे ज़्यादा इन डेप्थ इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, केमिस्ट्री में आपको इतना ही सीखने की ज़रूरत है. जो एंट्रोपी है सिस्टम की फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0. ठीक है, फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है इट इज़ ग्रेटर दैन 0. और यू कैन से फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, यही आपकी सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट्स भी बन जाती हैं. सिंस वी हैव नाउ स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द टू ड्राइविंग फोर्सेस, दैट इज डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव. और दोनों अनफेवरेबल, दोनों में से एक अनफेवरेबल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है दोनों फेवरेबल हों. ठीक है, सो एंड वी टॉक्ड अबाउट एंट्रोपी. तो अब हम आते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है. नाउ वी कम टू द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इन नेचर आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वाटर हमने पढ़ा, इट फॉल्स फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, ऐसा नहीं होता कि पानी ऊपर जाए, है ना, राइट. उसी तरह वी स्टडीड जब हमने दो गैसेस को मिक्स किया एक आइसोलेटेड सिस्टम में, तो वो अपने आप मिक्स होगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा. या अगर नमक को पानी में डाल दो, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट विल डिसॉल्व. पर उसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इट डज नॉट हैपन कि सॉल्ट और पानी अलग हो जाता है. इट डज नॉट हैपन कि गैसेस जो हैं वो ए और बी जो हमने गैसेस पढ़ी थी वो अलग हो जाएंगी. सिमिलरली शुगर सोल्यूशन बनाएंगे तो इट विल नॉट हैपन कि जो उसमें से शुगर है, पानी है, वो अपने आप अलग हो जाएगा. ठीक है, तो जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस कौन से होते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए, एंड दे आर ऑल आर इरिवर्सिबल. ठीक है, नंबर 2 अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं तो उसमें कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रही, दैट इज़ योर हीट कंटेंट या डेल्टा एच इज़ एब्सोल्युटली 0. तो वो प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस तभी होते हैं क्योंकि उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है. तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है उसमें डेल्टा एस सिस्टम हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है, सो दैट इज डेल्टा द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज, या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम शुड बी ग्रेटर दैन 0. ठीक है, अगर हम नॉन आइसोलेटेड सिस्टम देखें तो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस तभी हो सकते हैं, ठीक है, तभी पॉसिबल है अगर एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0. इसको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी डेरिवेशन आप फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे कि अगर एक्सपेंशन हो रही है तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, बट डेल्टा एस सराउंडिंग इज फार ग्रेटर दैन 0, तब डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आ जाता है. अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो दोनों ही पॉजिटिव है, इन एनी केस डेल्टा एस बिकम्स ग्रेटर दैन 0. तो आइदर वेज डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तभी वो जो प्रोसेस है वो feasible है in a non-isolated environment, meaning thereby both the system and surrounding have the role to play. ठीक है, उसके बाद the last one says in a reversible process, जो भी आपके नेचर के प्रोसेसेस हैं, दैट इज बाय नेचर मतलब जो अपने आप हो जाते हैं, दे ऑल आर इरिवर्सिबल. और जो आपके रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं जैसे फेज चेंज है, राइट, तो उसमें क्या होता है, देयर इज़ अ टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, दैट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, जो आप काफ़ी डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. तो उस केस में जो नेट एंट्रोपी चेंज है, लेट्स से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में इट इज़ एक्स अमाउंट ऑफ एंट्रोपी यूनिट्स पॉजिटिव, तो बैकवर्ड में ही -x एंट्रोपी यूनिट्स नेगेटिव हो जाएगा.
तो जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा ज़ीरो रहेगा फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यही आपकी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, राइट। सो नाउ let's look at some numerical, some more questions on this, and then we come to Gibbs free energy. इसका screenshot ले लीजिए। Okay, now let's look at this question. In the following changes, state whether order has increased or decreased and consequently the direction of change of entropy of the system. तो आपने बताना है कि जो order है वो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, राइट। अगर ऑर्डर कम हो रहा है मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। तो आपने दोनों बताना है, ऑर्डर भी बताना है और एंट्रोपी का साइन भी बताना है, वेदर डेल्टा एस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर एंट्रोपी बढ़ती है, सो व्हाट इज डेल्टा एस? बेसिकली इट इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, है ना। तो ये क्या होएगा? अगर आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, है ना। एंड इफ डेल्टा एस इज डिक्रीजिंग तो आपका एंट्रोपी नेगेटिव होएगा। मतलब ये नेगेटिव कब होएगा? जब ये कम होएगा और ये ज़्यादा होएगा, मतलब एंट्रोपी रिएक्शन के बाद कम हो गई है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस, अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू लूज रबर बैंड, ठीक है। नाउ लूज रबर बैंड में जो है डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, देयर इज गोइंग टू बी सम टाइप ऑफ अ मोर फ्री वाइब्रेटरी मोशन दैन एज कंपेयर टू स्ट्रेच्ड। सो इन दिस केस क्या होएगा? ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगा और एंट्रोपी जो है या रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाएगी। सो योर डेल्टा एस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे जैसे करते हैं इसको रब करते जाते हैं सो दैट इट बिकम्स लेस केओटिक। सो इज इट क्लियर टू यू? इसको नोट कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड वाले पे, H2O लिक्विड टू सॉलिड। आई टोल्ड यू जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में होएगा तो क्या होएगा? आपकी एंट्रोपी कम हो जाती है क्योंकि नाउ दे कम क्लोजर एंड उनका जो फ्री मोशन था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस केस? ऑर्डर जो है वो बढ़ रहा है और एंट्रोपी कम हो रही है, दैट इज डेल्टा एस इज नेगेटिव, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी कम टू ड्राई आइस टू CO2। समटाइम्स हो सकता है आपको क्वेश्चन में ड्राई आइस सॉलिड CO2 ना लिखा हो। यू शुड नो दिस कि ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अब इस केस में क्या है? सॉलिड से गैस में बदल रहा है, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और रैंडम मोशन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जो आपकी एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी एंड जो रैंडमनेस बढ़ेगी, दैट मीन्स जो ऑर्डर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? इसको भी नोट कर लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट में क्या है? स्टीम से वाटर बन रहा है। स्टीम इज बेसिकली, अगर आप देखो H2O गैस से आपका H2O लिक्विड बन रहा है। तो क्या हो रहा है? जब गैस से लिक्विड बन रहा है, मॉलिक्यूल्स आर कमिंग क्लोजर एंड द रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स आपकी एंट्रोपी जो है कम हो जाएगी और ऑर्डर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? राइट, सो इसको नोट कर लीजिए। अब इस केस में यू हैड क्रोमियम आयंस, दे रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स और एक ये सॉल्ट बना है। तो पहले कितने थे? देयर वर 7 ऑफ देम, अब एक ही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज़ डिक्रीज, सो ऑर्डर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। ऑर्डर बढ़ गया मतलब एंट्रोपी जो है वो कम हो गई, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ आते हैं 6th पे। इसमें क्या हो रहा है? CO2 और H2O जो थे, राइट, देवर, दिस वाज अ गैस एंड दिस वाज अ लिक्विड। अब उन्होंने मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाया जो सॉलिड है और ऑक्सीजन जो गैस है, ठीक है। तो नाउ ऑल्दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, बट अगर आप देखो टोटल यहाँ एक गैस एक लिक्विड है, यहाँ एक सॉलिड एक गैस है, तो क्या हो रहा है? एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी, रैंडमनेस कम हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस केस डेल्टा एस इज गोइंग टू बी नेगेटिव एंड ऑर्डर विल इंक्रीज। फॉर विच क्वेश्चन? दिस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया।
अब आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए प्रोटीन्स का हेलिकल फॉर्म टू रैंडम फॉर्म, ठीक है। नाउ जैसे हेलिकल फॉर्म आपको नाम से पता लग रहा है कोई एक फॉर्म है जो आप एनीवेज यू आर गोइंग टू स्टडी दीज फॉर्म्स इन +2 इन योर केमिस्ट्री, इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो हेलिकल फॉर्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर फॉर्म और उसके बाद रैंडम फॉर्म अनऑर्गेनाइज्ड। तो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, द ऑर्डर हैज decrease, that means entropy is increasing, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता लग रहा है ये कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट है और वो एक रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट इज नेचुरल एग टू हार्ड बॉइल्ड एग। इसमें लिक्विड स्टेट में है और इधर सॉलिड स्टेट में है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में गया तो आपकी एंट्रोपी जो है वो कम हो गई, दैट मीन्स आपका ऑर्डर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। इस केस में क्या आएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गेन सम टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, रैंडमनेस, द मोशन इज गोइंग टू इंक्रीज, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड ऑर्डर विल डिक्रीज, ठीक है। लास्ट 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए जिसमें से 2 गैसेस हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए और सॉलिड से गैस स्टेट में भी आए हैं ये। तो एंट्रोपी इज गोइंग टू इंक्रीज और ऑर्डर क्या है वो कम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे एक H2 था, उससे 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इंक्रीज्ड, देयरबाय एंट्रोपी हैज इंक्रीज्ड एंड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी हैव डन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमने पढ़े 2 ड्राइविंग फोर्सेस जो एक प्रोसेस को फिजिबल बनाते हैं। एंड वो जो 2 ड्राइविंग फोर्सेस क्या थे, दैट इज डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू मूव टूवर्ड्स अ लो एनर्जी लेवल, एंड नंबर 2 डेल्टा एस शुड बी positive, delta S of the system should be positive, that is the ability or the capacity or the tendency of the system to move towards randomness or disorder, ठीक है, right। So अब हम कह रहे हैं कि ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जिसमें डेल्टा एस नेगेटिव होता है। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि अब ये प्रोसेस ये होएगा कि नहीं होएगा, क्योंकि इतने सारे इसमें इफ्स एंड बट्स आ गए, ठीक है। तो अगर दोनों फेवरेबल हैं तो क्या है रिएक्शन कंडीशंस, अगर एक फेवरेबल है दूसरा नहीं है, या पहला फेवरेबल नहीं है दूसरा फेवरेबल है, या दोनों ही फेवरेबल नहीं है ना। तो इन सारी टेंशन्स को, कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे, गिब उसके नाम पे है, उन्होंने ये दिया, ठीक है। अब व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं G से, एंड इसका मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू H माइनस TS, जहाँ पे G इज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। H इज योर एंथैल्पी, T इज योर टेम्परेचर and S is your entropy, ठीक है। नाउ यू नो दैट एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है। इसका कोई इन आइसोलेशन इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज द चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी। उसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी का भी इन आइसोलेशन अलग से G का इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो मेजरेबल ही नहीं है। सो व्हाट इज़ मेजरेबल इज़ डेल्टा G, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ये आपके एंथैल्पी एंट्रोपी ये स्टेट फंक्शंस हैं, उसी तरह आपका डेल्टा G भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। सो इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब क्या है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो इनिशियल एंड फाइनल कितनी है,
राइट, उस पर डिपेंड करती है डेल्टा जी. इट डज नॉट डिपेंड कि कौन सा पाथ रिएक्शन ने लिया होने के लिए. ठीक है, राइट. एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, it depends upon the mass or the amount of or the size of or the number of the particles in the system. ठीक है, तो this is, you should know this. अब since delta G हम कैसे निकालेंगे? It's going to be delta H minus delta of T S, and you know that usually जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इट इज़ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जो अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में चेंज नहीं होता. प्रेशर ऐसा तो है नहीं कि एकदम रिएक्शन चल रहा है और एक ऊपर से आंधी आ गई, तूफान आ गई या वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स द प्रेशर एंड द टेम्परेचर विच इज़ कांस्टेंट, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज़ गोइंग टू बी डेल्टा एच माइनस टी विच इज़ कांस्टेंट, बाहर आ गया डेल्टा एस. और यही हमारी क्या है? दिस इज आर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन या गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है, सो दिस यू शुड नो बाय हार्ट. ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ये डेल्टा जी जो है रिएक्शन, ये है क्या चीज़. ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट इज डेल्टा जी? इट इज़ नेगेटिव ऑफ the useful work done, negative of the useful work done stored in the system. ठीक है, so what is delta G? It is the negative of the useful work stored in the system. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ का let's say delta G is minus let's say 50 जूल्स. ठीक है, तो लेट्स से किसी चीज़ का, किसी सिस्टम का डेल्टा जी इज़ माइनस 50 जूल्स. तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ऑफ हाउ मच वर्क विच इज स्टोर्ड, नेगेटिव ऑफ 50 जूल्स. दैट मीन्स इसके अंदर 50 जूल्स वर्क करने की कैपेसिटी है. ये 50 जूल्स काम कर सकता है. ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. ठीक है, ये उसके ओवर एंड अबव है, दिस इज़ एक्स्ट्रा. इसका मतलब क्या है कि ये 50 जूल और काम कर सकता है. ठीक है, राइट. अगर हम इसको पॉजिटिव ले लें, लेट्स से कि अगर डेल्टा जी आपका 50 जूल्स है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 50 था, तो डेल्टा जी लेट्स से 50 जूल्स है. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस ऑफ माइनस 50 जूल्स. इसका मतलब क्या है कि अगर इस सिस्टम से कुछ काम कराना है तो आपको इसको 50 जूल्स जो है एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसके पास सरप्लस है और ये घाटे में है. तो किस केस में आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? जहां आपकी डेल्टा जी नेगेटिव है, क्योंकि ये वर्क कर सकता है. दैट मीन्स इट इज़ स्पॉन्टेनियस. ठीक है, जिस सिस्टम का डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब उसमें ऑलरेडी घाटे में है, उसको काम करने के लिए आपको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव है, ओनली देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और फीजिबल. ठीक है, और अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है, देन द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल और not spontaneous. ठीक है, डेल्टा जी अगर 0 है तब क्या होता है? रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है,
रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ा सा और, बट यू शुड नो दीज 3 कंडीशंस, MCQs आ सकते हैं आपको, ठीक है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव फर्दर, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव क्यों होना चाहिए। लेट्स डिराइव इट, व्हाई इज इट नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक हम नॉन आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं और हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा है कि एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, यू हैव बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम में तो हमने पढ़ा था दैट डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन 0 सिस्टम लेते थे। अगर हम एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, ठीक है, सो आपको क्वेश्चन आएगा प्रिडिक्ट द feasibility of a process for a non isolated system, ठीक है, यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप उसको कैसे करोगे, हम वो डेरिवेशन मैंने यहाँ की है, इट्स नॉट इन योर बुक्स, बट आपको ये प्रूव करने को काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में आपको पता है टोटल एंट्रोपी जो होती है वो किसकी होती है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। एंड यू ऑल्सो नो दैट ये जो आपका डेल्टा एस यूनिवर्स है या डेल्टा एस टोटल है, दिस इज ग्रेटर दैन 0, है ना। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कांट चेंज देम, ठीक है, यू कांट चेंज द प्रेशर विद इन अ रिएक्शन। जब चल रहा है आप एकदम से उसका प्रेशर या टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो हमने अज्यूम किया कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, एंड लेट्स से इन दिस केस सिस्टम ने हीट गेन की है और सराउंडिंग ने हीट लूज़ की है, ठीक है। और हमने किया था कि आपका एंट्रोपी का व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट इज़ द चेंज इन हीट कंटेंट अपॉन टेम्परेचर या डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो एंट्रोपी डेल्टा एस सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी माइनस डेल्टा एच ओवर टी, क्योंकि सराउंडिंग ने हीट लूज़ की है। सो व्हेन यू लूज हीट तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आता है साइन, इट्स एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो गया, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब इसी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सराउंडिंग इन दिस इक्वेशन। तो आपका डेल्टा एच यूनिवर्स या डेल्टा एच टोटल क्या हो गया, आपका डेल्टा एच सिस्टम जो मैंने यहाँ डेल्टा एच ले लिया है माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। नाउ इस t को इस साइड ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, t डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी t डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ठीक है। अब क्योंकि मुझको डेल्टा जी से रिलेशन बताना है तो मैं इसको डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये है क्या, दिस इज़ योर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा जी, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ठीक है। नाउ अभी आपने यहाँ पढ़ा कि ये जो डेल्टा एस है ये वैल्यू जो है ये आपकी हमेशा ग्रेटर दैन 0 होती है, इट इज़ पॉजिटिव, एंड योर टेम्परेचर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, ठीक है, राइट, एंड दिस टेम्परेचर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये जो साइन है ये किसका साइन है, ये आपके फॉर्मूला का ही साइन है, ठीक है। तो डेल्टा जी में ये जो आपको माइनस आ रहा है ये दोनों चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, तो ये माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस आना है, इसकी वजह से माइनस नहीं आ रहा। दैट मीन्स आपका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होएगा, ओनली देन द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। आई एम अगेन रिपीटिंग दीज लास्ट फ्यू स्टेप्स, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है तो इट इज़ स्पॉन्टेनियस, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है, तो आपका डेल्टा एस जो यूनिवर्स का है या जो डेल्टा एस टोटल है इट इज़ पॉजिटिव, है ना, राइट। एंड जो आपका टेम्परेचर है वो भी पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। सो अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज़ नेगेटिव। सो हेयर वी हैव डिराइव्ड कि द कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, इज़ व्हाट, दैट डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। इज इट क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नाउ एक बार हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है डेल्टा जी के ऊपर।
Let's study the reaction conditions under which a reaction is spontaneous or delta G is negative. ठीक है, इसमें basically 4 possibilities आ जाती हैं. So let's make a matrix here and study it. ठीक है, ताकि comparison भी हो जाएगा. पहला केस है कि आपका enthalpy is negative, that is it's a exothermic reaction. ठीक है, राइट, जो आपका एक फेवरेबल कंडीशन है. और दूसरा है इसमें एंट्रोपी इज़ पॉजिटिव, ये भी आपका फेवरेबल कंडीशन है. तो केस 1 क्या है कि दोनों ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो फेवरेबल हैं. ठीक है, तो इस केस में आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी इज़ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये आपको माइनस चाहिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. तो ये माइनस कब आएगा? इट्स सिंपली अ प्ले ऑफ मैथ्स. आपका ये माइनस दिया हुआ है एंथैल्पी, यहाँ पे ये फॉर्मूला का माइनस आ गया. टी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. डेल्टा एस आपको क्या दिया हुआ है? प्लस. ठीक है, राइट. सो बेसिकली डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का साइन जो है डिसाइड कर रहा है. नाउ दिस माइनस प्लस इज़ माइनस. ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस प्लस माइनस हो गया. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव. ठीक है, तो दैट मीन्स अंडर एनी टेम्परेचर या अंडर एनी टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस. और बेटर way to say is temperature has no role to play. ठीक है, जब दोनों ड्राइविंग फोर्सेस फेवरेबल हैं, दैट इज डेल्टा एच इज़ एक्सोथर्मिक, दैट इज़ नेगेटिव, एंड डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव. तो यहाँ आपने डेल्टा एच नेगेटिव डाल दिया, डेल्टा एस पॉजिटिव डाल दिया. टेम्परेचर तो होता ही पॉजिटिव है, तो उसको आप इग्नोर कर दो चारों केसेस में. माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस करोगे, ऐड करोगे, लेकिन आंसर में साइन हमेशा क्या होएगा? माइनस होएगा, है ना. तो यहाँ अंडर एनी टेम्परेचर कंडीशंस द रिएक्शन विल अकर एंड योर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. टेम्परेचर हैज़ नो रोल टू प्ले. ऑन द अदर हैंड हम सेकेंड केस ले लेते हैं कि आपका डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ नॉट फेवरेबल, एंड डेल्टा एस इज़ नेगेटिव, दैट इज़ नॉट फेवरेबल. ठीक है, तो अगर आपकी दोनों कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं तब क्या होएगा? हम यहाँ एक बार फिर देखते हैं. डेल्टा जी इज़ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. क्या यहाँ नेगेटिव आ सकता है? लेट्स चेक. इसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, माइनस टी डेल्टा एस. तो डेल्टा एस नेगेटिव दिया हुआ है, सो प्लस माइनस माइनस प्लस. आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होएगा. सो इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. दैट मीन्स द रिएक्शन विल नॉट अकर. ठीक है, अंडर एनी टेम्परेचर. टेम्परेचर कुछ भी हो, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड केस के ऊपर, दैट इज़ डेल्टा एच लेट्स से आपका फेवरेबल है, लेकिन डेल्टा एस जो है वो अनफेवरेबल है. पहले केस में दोनों फेवरेबल थे, दोनों केस में सेकंड केस में दोनों अनफेवरेबल थे. अब थर्ड केस में हमने क्या किया? हमने डेल्टा एच को फेवरेबल ले लिया और डेल्टा एस को अनफेवरेबल ले लिया. नाउ लेट्स सी हाउ कैन द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस. सो यहाँ एक बारी फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट. सो दिस इज़ माइनस माइनस एंड डेल्टा एस का साइन भी क्या है? माइनस. ठीक है, सो दिस इज माइनस 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 प्लस. अब आंसर नेगेटिव कब आएगा? इट विल बी नेगेटिव ओनली कब? जब आपकी नेगेटिव साइन वाली टर्म बड़ी होएगी, है ना. दैट मीन्स आपको अगर यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस जो है जिस नंबर में है ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी आपका आंसर में माइनस आएगा. क्योंकि जब हम माइनस प्लस माइनस करते हैं तो आंसर में साइन क्या आता है? जो बड़ी टर्म का साइन होता है. तो यहाँ माइनस वाली टर्म बड़ी होनी चाहिए. सो इट विल बी नेगेटिव ओनली इफ दिस टर्म दैट इज डेल्टा एच इज ग्रेटर दैन टी डेल्टा एस. ये कब पॉसिबल है?
एट लो टेम्परेचर, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, ठीक है. अब आ जाते हैं अपने फोर्थ केस पे. फोर्थ केस क्या कहता है? दैट डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट इज अनफेवरेबल या नॉट फेवरेबल, बट आपका डेल्टा एस पॉजिटिव है, दैट इज़ फेवरेबल. अब इस केस में आपकी फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स अनफेवरेबल है और सेकंड ड्राइविंग फोर्स फेवरेबल है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है. तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है. सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस प्लस माइनस. अब इसमें आंसर आपका नेगेटिव कब आएगा? जब माइनस वाली टर्म बढ़ी, और माइनस वाली टर्म कौन सी है? टी डेल्टा एस. सो व्हेन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर दैन डेल्टा एच, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, राइट. और वैसे भी अगर आपको एकदम एमसीक्यू पूछा हो टेम्परेचर, आप बिना इसको डिटेल में सॉल्व किए भी बता सकते हो, ठीक है. अगर दोनों साइन सेम है, यहाँ भी दोनों साइन सेम है, यहाँ भी दोनों साइन सेम है, देन टेम्परेचर हैज़ अ रोल टू प्ले, ठीक है. कैसे? आसान तरीका है, आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसको लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है. दिस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हाई टेम्परेचर फेवर करेगा, ठीक है. तो ये हम पढ़ेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी, ठीक है. अदरवाइज यू कैन डिराइव इट मैथमेटिकली लाइक दिस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. लेट्स रिकैप. यहाँ क्या पढ़ा कि अगर डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों ही फेवरेबल हैं, देन द रिएक्शन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर. अगर दोनों ही अनफेवरेबल हैं, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, होएगा ही नहीं. अगर आपका डेल्टा एच फेवरेबल है और डेल्टा एस अनफेवरेबल है, देन द रिएक्शन विल अकर एट लो टेम्परेचर. अगर आपका डेल्टा एच अनफेवरेबल है और डेल्टा एस फेवरेबल है, देन द रिएक्शन इज गोइंग टू अकर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके बाद आते हैं हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पे, ठीक है. Okay, so now we study delta G naught, that is standard Gibbs free energy change, ठीक है. Now what is this? This is your free energy change या Gibbs free energy change under standard conditions, that is 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure, ठीक है. दिस इज़ मोर रेलिवेंट क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हो तो डिफरेंट पीपल इफ दे आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट आंसर सेम आएगा, ठीक है, राइट. सो चांसेस ऑफ अराइविंग एट एन एक्यूरेट आंसर आर मोर, राइट. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप between Gibbs free energy and standard Gibbs free energy? It is delta G is delta G naught प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, ठीक है. अब ये क्यू क्या चीज़ है, ठीक है. अब लेट्स सी, अब हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू डिराइव अ रिलेशनशिप. लेट्स से वी हैव टू डिराइव अ रिलेशनशिप between delta G naught and K. What is K? K is equilibrium constant, ठीक है. ये टर्म बहुत न्यू है. अगर आपको ये पार्ट वीडियो का ना समझ आए, आप यू कैन गो थ्रू द इक्विलिब्रियम वीडियोस, ठीक है, राइट. और यू कैन वेट, आप पहले इक्विलिब्रियम के पहले 1-2 वीडियोस पढ़ सकते हो, राइट, क्योंकि असली में ये वहाँ होना चाहिए था, अभी आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है. सो लेट्स थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. यहाँ पे Q क्या है और ये K कैसे आएगा. जैसे लेट्स से देयर इज़ अ रिएक्शन दैट A प्लस B इज़ गिविंग यू C प्लस D, ठीक है, राइट. सो what is equilibrium? नाउ इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो रिवर्सिबल रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होती है? दैट थोड़ी देर के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है. दैट इज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है. तो जिस टाइम पे दोनों रिएक्शंस में बैलेंस हो जाता है, जैसे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे एक प्लेट
के अंदर आप बर्फ़ को रख दो, ठीक है। सो इनिशियली आप देखोगे कि बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट करेगी, राइट। यू कीप आइस ऑन द इन 0 डिग्री सेल्सियस इन अ थर्मस फ्लास्क और यू मेंटेन 0 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर अ वाइल आपको प्लेट में पानी दिखेगा और बर्फ़ की वो क्यूब दिखेगी और वो वैसे की वैसी लगेगा कि ना बर्फ़ मेल्ट हो रही है ना पानी जम रहा है। बट असली में क्या होएगा, थोड़ी देर के बाद, सिंस इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दैट इज़ जिस स्पीड से बर्फ़ से पानी बन रहा है उसी स्पीड से पानी से बर्फ़ बनेगा। सो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम। तो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी मिलके C प्लस डी बना रहा है, ठीक है, तो उस समय मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेट्स से इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डाल देती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अगर है नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 है, अगर है तो रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो उस समय जो ये रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। दिस इज एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जब उसमें एक बैलेंस आ गया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसकी स्पीड सेम हो गई। बट फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन अगर मैं इसकी रेशो देखूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेट्स से मैंने रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, मैंने रिएक्शन शुरू करते ही अगर इसकी रेशो निकाली है, सो दिस इज नोन एज Q, दैट इज रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। नहीं भी समझ आ रहा, डोंट गेट हैसल्ड, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में करेंगे। सो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रेशो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज Q एंड एट इक्विलिब्रियम इट इज़ नोन एज K। दिस इज रिएक्शन क्वोशिएंट, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन गिब्स स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। लेट्स डू दैट। नाउ यू नो दैट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, दो चीज़ें यहाँ आपने डालनी है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्विलिब्रियम होता ही रिवर्सिबल प्रोसेस में है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज 0, ठीक है, और आपका Q जो है रिएक्शन क्वोशिएंट क्या बन जाता है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, डेल्टा G 0 डाल दिया इज इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT नेचुरल लॉग K, ठीक है। नाउ आपका डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, माइनस RT नेचुरल लॉग K। एंड यूजुअली आपको लॉग टेबल्स में बेस 10 होता है, तो नेचुरल लॉग से बेस 10 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से, राइट। सो ये आपकी एक्सप्रेशन आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऐसे भी निकाल सकते हो, समेशन या टोटल ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऐसा NCERT में न्यूमेरिकल नहीं है, इस पे ज़रूर है, बट यू शुड नो दिस, ठीक है, राइट। फर्दर डेल्टा G0 आप प्रोडक्ट्स का कैसे निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड इट डेल्टा H माइनस T, डेल्टा S ऑफ प्रोडक्ट्स का ले सकते हो और ये सेम रिएक्टेंट्स का ले सकते हो, ठीक है, राइट। सो एनीवेज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ये आपने रिलेशनशिप डिराइव भी करनी आनी चाहिए और ये आपको एक्सप्रेशन याद भी होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ योर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इट्स रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब आखिरी में आते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नाउ
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको सॉलिड स्टेट पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हम सॉलिड्स को दो तरीके से बांट सकते हैं। सॉलिड्स कैन बी अमॉर्फस और दे कैन बी क्रिस्टलाइन। जो भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे क्या हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, ठीक है। दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, मतलब इनकी एक फिक्स्ड डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। हमने लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना। सो इनका एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। नाउ व्हाट डज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज कि ओनली एट your absolute temperature, what is absolute temperature, only at 0 Kelvin you can have ideal crystals, that is कि let's say ये एक मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, let's say I have an ionic compound AB, ठीक है, और ये उसका क्रिस्टल है, ठीक है। तो what does the third law say कि let's say ये एक लैटिस स्ट्रक्चर है आयनिक कंपाउंड का, let's say this is A, this is B, this is A, this is B, this is B, A positive, B negative, A positive, B negative, B negative, A positive, B negative, A positive, A positive, ये B negative है, ये A positive है और ये B negative है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनकी इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे एग्जिस्ट कर सकती है। दैट इज़ आइडियल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सो व्हाट डज इट से, इट सेज आइडियल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। क्या कहता है, आइडियल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो एनीथिंग अबव दिस टेम्परेचर क्या होएगा, अबव दिस टेम्परेचर, एनीथिंग अबव 0 Kelvin, what is going to happen, the entropy is going to increase, जिससे क्या होएगा, उसमें imperfections आ जाएंगी, that is कुछ आयंस बीच में आ जाएंगे, है ना, या अगर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बीच की स्पेस में आ जाएंगे या कुछ वहाँ से स्लिप होके गायब हो जाएंगे। सो देयर विल बी इम्परफेक्शंस। तो अगर ऐसी परफेक्ट थ्योरेटिकल जो ज्योमेट्री है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है चाहे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, तो उसकी इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री कब होएगी, जब टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 0 केल्विन, बिकॉज एनीथिंग अबव 0 केल्विन द एंट्रोपी इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो टेंडेंसी टूवर्ड्स रैंडमनेस इज़ देयर। और ये जो है इसकी ज्योमेट्री ऐसे नहीं रहेगी, कुछ यहाँ पे बाहर से आ सकता है, कुछ यहाँ से हिल सकता है, दिस कुड स्लिप, द वन ऑफ द एटम्स और द आयंस वुड स्लिप इन द स्पेस, जो बीच में स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या कुछ यहाँ से मिसिंग हो सकता है। सो देयर कुड बी वैकेंसीज और देयर कुड बी स्लिपिंग ऑफ दीज आयंस इनटू दीज इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसको हम और डिटेल्स में सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। अगर आप, इफ़ यू फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग, यू कैन ऑल्सो लुक एट द इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स का वीडियो अंडर द प्लेलिस्ट सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो दिस फिनिशेज आवर चैप्टर। नाउ लेट्स लुक एट सम न्यूमेरिकल्स इन दिस। Look at these two numericals जिसमें बच्चों को डाउट था। So let's look at question 4। ये आपके NCERT बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। The standard internal energy change of combustion of methane is let's say -x kilojoules per mole. The value of standard enthalpy change will be, ये आपने बताना है, आपको डेल्टा U दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेल्टा U, ठीक है। अगर वो -x है देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की क्या वैल्यू होएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कंबशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन लिख लेंगे। मीथेन इज CH4, कंबशन मीन्स व्हेन यू रिएक्ट इट और व्हेन यू बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन, हमेशा जब हम एक हाइड्रोकार्बन की कंबशन करते हैं दो ही चीज़ें बनती हैं, CO2 एंड H2O। तो वो यहाँ बन गया। तो नंबर 1 इज राइट डाउन द इक्वेशन, नंबर 2 इज बैलेंस इट, नंबर 3 उसके आगे उसकी स्टेट्स लिख लो। मीथेन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड दिस इज लिक्विड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U? तो स्टैंडर्ड डेल्टा H स्टैंडर्ड डेल्टा U की भी सेम होएगी, डेल्टा H इज गोइंग टू बी डेल्टा U प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा NG RT, ठीक है।
So what is the relation? Delta H is delta U plus delta NG/RT. ठीक है. Now अब क्योंकि हमने इसमें कोई आंसर नहीं निकालना तो हमें R और T की वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिस इज अ गैस, दिस इज अ गैस, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने दिख रहे हैं? 2 + 1 3. और प्रोडक्ट्स में ये लिक्विड है, ये गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितना दिख रहा है? 1. ठीक है. इज इट क्लियर टू यू? ओके. सो नाउ डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा आपका? 1 - 3 दैट इज -2. अब इसमें डाल दीजिए. सो डेल्टा एच स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी डेल्टा यू नॉट. ठीक है. प्लस -2 इंटू RT दैट इज डेल्टा U नॉट -2 RT. तो आपका डेल्टा H क्या है? डेल्टा U माइनस समथिंग, है ना. तो डेल्टा H हमेशा इस केस में क्या होएगा? डेल्टा U से कम होगा, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू क्या है? डेल्टा U में से कुछ माइनस करने के बाद आ रही है. तो आपका डेल्टा H जो है in this case standard enthalpy change is going to be less than standard internal energy change. ठीक है. तो यहाँ पे ये आ गई आपकी थर्ड ऑप्शन. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे. कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो सबसे पहले देखिए आपको कह क्या रहा है. उसने कहा है कि आपने डेल्टा एच निकालना है. कैसे? आपके पास 1 मोल वाटर है, कितने पे है? 10 डिग्री सेल्सियस से है. उससे आपने बर्फ़ बनानी है, कितने पे जाना चाहिए? अब वो -10 पे. तो ये एक स्टेप में नहीं हो सकता. तो क्या स्टेप्स हो जाएंगे? सबसे पहले आप पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से लाओगे 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की बर्फ़ बनेगी. ठीक है. राइट. अब बर्फ़ है 0 डिग्री सेल्सियस से, उसको और ठंडा करके बर्फ़ को लाओगे -10 डिग्री सेल्सियस पे. सो दिस चेंज इज़ गोइंग टू कंप्राइज ऑफ दीज स्टेप्स. ठीक है. तो इसमें आपके 3 एंथैल्पीज आ जाएंगी. लेट्स से दिस इज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2 एंड दिस इज डेल्टा H3. तो आपका डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. ठीक है. अब हम बहुत डिटेल्स में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसका मतलब क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है. ठीक है. तो आपको क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ठीक है. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? कि 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. ठीक है. राइट. सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दी हुई है, पानी की कितनी है? 6.03 किलो जूल्स पर मोल. तो ये क्या है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. और आपने क्या करना है? आपने इस स्टेप में आपने लिक्विड से सॉलिड में करना है. तो अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 6.03 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए, तो लिक्विड से जब सॉलिड में आएगा तो वो इतनी ही जूल्स एनर्जी जो है वो गिव आउट करेगा. राइट. पहली चीज़ ये समझिए. CpH2O लिक्विड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 मोल जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए. ठीक है. सिमिलरली CpH2O सॉलिड मतलब 1 मोल सॉलिड का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए. तो ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है. आपको ये 2 मोलर एंथैल्पीज दी हुई हैं और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दी हुई है. इसकी मदद से आपने अपना क्वेश्चन करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पानी जो 10 डिग्री सेल्सियस पे है उसको जमाने के लिए आप लाओगे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करोगे. कहाँ तक? पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नाउ यू नो दैट जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? 6.03 सॉरी जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? 75.3 जूल्स पर मोल. दिस इज 1 मोल पानी का
1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 75.3 जूल्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास 1 मोल पानी है और उसका मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना है तो इतनी ही जूल्स एनर्जी विल बी गिवन आउट। तो अगर बढ़ाने के लिए एनर्जी थी 75.3 तो 1 केल्विन कम करने के लिए कितनी होएगी, -75.3 जूल्स चाहिए होगी। और ये 1 डिग्री के लिए थी तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने जब कम होएगा तो एनर्जी कितनी गिव आउट होएगी, -75.3 इंटू 10। तो ये आ गई आपकी पहली एंथैल्पी। दिस इज द एनर्जी गिवन आउट जब पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री से 0 डिग्री पे हो रहा है। कितने का, 1 मोल पानी का। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अब पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपने जमा के बनाना है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके लिए क्या एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ ध्यान से देखिए। फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड। तो जब सॉलिड से लिक्विड, जब आइस जो है 1 मोल, कैन यू सी पर मोल है, तो जब 1 मोल आइस एक लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है 6.03 किलो जूल्स। तो उसी तरह जब 1 मोल लिक्विड बर्फ बनेगा तो वो कितनी एनर्जी गिव आउट करेगा, 6.03 किलो जूल्स। ठीक है, तो क्योंकि गिव आउट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया, -6.03 किलो जूल्स। कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ कर दिया इंटू 10⁻3। दैट इज जब पानी 1 मोल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस जब वो जम के बर्फ बन जाएगा, सो इट इज गोइंग टू लूज -6030 जूल्स ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे, हमें चाहिए आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं H2O सॉलिड, जो आइस की आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका आइस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल का, तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो जब टेम्परेचर घटाना है 1 मोल आइस का बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो कितनी एनर्जी गिव आउट करेगा, -36.8, राइट। तो जब 10 डिग्री घटाना है तो कितना गिव आउट करेगा, -36.8 इंटू 10, दैट इज -368। सो ये हमारी 3 एंथैल्पीज आ गई। कैन यू सी हेयर, डेल्टा H1, H2 एंड H3। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया डेल्टा H क्या हो गया, इन तीनों का सम हो गया। नाउ वी कैन सॉल्व इट समवेयर हेयर, -753 -6030 and -368। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया -7151 जूल्स, जिसको आप किलो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर at 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी एनर्जी इज गिवन आउट जब 1 मोल वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पे आया। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको स्टेप्स में बांट दिया। पानी को 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लाए, फिर पानी को 0 डिग्री से बर्फ़ बनाई 0 डिग्री पे, और फिर 0 डिग्री से बर्फ़ को लाए -10 डिग्री पे। सो देयर वर 3 एंथैल्पीज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू द 10th क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so now let's look at these 3 numericals. For a reaction at 298 Kelvin, that is 2A plus B gives C, आपको डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यूज दी हुई हैं। At what temperature will the reaction become spontaneous? ठीक है, now you know the reaction is spontaneous if delta G is negative, that is delta G is less than 0, है ना। तो यही लगाते हैं। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। सो फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस आपका डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S जो क्या है डेल्टा G, दिस शुड बी लेस दैन 0 और डेल्टा H शुड बी लेस दैन टी डेल्टा S और डेल्टा H
अपॉन डेल्टा एस शुड बी लेस दैन टी, या टी शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो टी शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करो। डेल्टा एच इज 400 किलो जूल्स एंड डेल्टा एस इज 0.2 किलो जूल्स। सो ये डेसिमल कट गया 200, तो यहाँ क्या आ गया 2000 केल्विन। सो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन 2000 केल्विन फॉर द रिएक्शन टू बी spontaneous. This was a very easy question. I hope this is clear to you. तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब आपका डेल्टा जी क्या होता है, हमने पढ़ा था नेगेटिव, दैट इज गिव्स स्टैंडर्ड दैट इज गिव्स एनर्जी, फ्री एनर्जी चेंज शुड बी नेगेटिव और लेस दैन 0। और डेल्टा जी है क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो दिस शुड बी लेस दैन 0, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ठीक है, फिर इसको नीचे ले आए तो टी की इक्वेशन आ गई और टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है। इसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यूज डाल दी, आंसर आ गया आपका, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन 2000 केल्विन, ठीक है। इज इट क्लियर, इसको हम रब कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारे भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट एक बहुत बार ये पेपर में आता है इसलिए मैंने आपको कराया है यहाँ। फॉर द रिएक्शन 2L गिव्स Cl2 गिव द साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा H देखते हैं। नाउ यू सी हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन एटम्स मिलके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। तो आपका डेल्टा H क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, ओके। नंबर 1। नंबर 2 डेल्टा एस, अब यहाँ पे 2 क्लोरीन थे उससे एक बन गया, तो यहाँ पे 2 एंटिटीज थी उससे एक बन गई। आई टोल्ड यू जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं एंट्रोपी बढ़ती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाते हैं तो एंट्रोपी कम हो जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो आपकी एंट्रोपी कम हो गई, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन 18th, ठीक है, डन। अब आते हैं क्वेश्चन 19th पे। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स 2D, सारे गैसेस हैं। आपको स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन and predict whether the reaction may occur spontaneously, ठीक है। Now you know what is the relationship, delta G naught is going to be delta H naught minus T delta S naught, ठीक है। आपके पास ये 298 है, ये भी आपको दिया हुआ है, डेल्टा S naught that is standard entropy change, but you don't have enthalpy change। तो सबसे पहले आप enthalpy change निकालोगे, ठीक है। नाउ क्योंकि स्टैंडर्ड है तो यू नो टेम्परेचर इज 298, राइट। अब what is delta H naught, it is going to be delta U naught plus plus delta NGRT, ठीक है। ये आपकी रिलेशनशिप है एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी की, इसको यूज़ करके आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालो, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट हेयर। आपका स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, -10.5, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ गया, इंटू 10⁻3, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे देखते हैं डेल्टा एन जी क्या है। डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट साइड पे कितने गैसियस मोल्स हैं, 2, और रिएक्टेंट साइड्स पे कितने हैं, 3, तो कितना आ गया ये, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 इंटू आर कितना है 8.314 और टी कितना है आपका 298, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी -10500 -8.314 इंटू 298, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू?
इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है -12978 जूल्स, ठीक है। सो ये आ गई आपकी डेल्टा H नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, आपने डेल्टा G नॉट निकालना है, ठीक है, राइट। तो इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सो लेट्स कैलकुलेट, दैट इज डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। सो इट्स गोइंग टू बी -12978 minus T is 298 into standard entropy change is -44.1, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके आएगा ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, इसको देख के पता लग रहा है कि आपकी टर्म पॉजिटिव आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करके माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1311212978। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ रहा है 134, ठीक है। राइट, सो 134 जूल्स। नाउ सिंस आपका डेल्टा जी कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सो द रिएक्शन इज नॉट feasible or it's not spontaneous, it is non-spontaneous। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेल्टा H नॉट निकाला, ठीक है। हमें इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ था, तो वी फाउंड आउट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, और फिर हमने स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाला, एंड वी फाउंड आउट आर डेल्टा G नॉट वॉज पॉजिटिव, सो द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो काफ़ी टेक्निकल है, ओके। टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, क्योंकि आप इसको फिजिक्स से मिक्स मत कीजिए। The takeaway from this video should be what is a spontaneous and non-spontaneous process, ठीक है। दो ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी क्या होती है, then you should know that delta S of the system is greater than 0 for an isolated system. For a non-isolated system you should know that, सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, इसकी डेरिवेशन क्या है वो सारा फिजिक्स में करते हो, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड देन लास्टली जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उसमें आपका एंट्रोपी चेंजेस 0, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप between Gibbs free energy, enthalpy and entropy, very important, Gibbs Helmholtz equation from your numerical point of view, ठीक है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मेक नोट्स, मीनवाइल स्टे होम एंड स्टे सेफ।